हाय, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। सारे लर्नर्स का, सारे वो बच्चे जो अपने अंदर कुछ बदलाव चाहते हैं, उन सारे सीखने वालों का आज के सेशन में स्वागत है। और उस बदलाव की तरफ हम अपने क्वेश्चंस के माध्यम से, और ये क्वेश्चन सिर्फ क्वेश्चन नहीं है, दे आर अ काइंड ऑफ रिवीजन। और आप जितने भी सफल लोगों से पूछेंगे, निरंतर अभ्यास ही सफलता की कुंजी है। जो अपने आप को ये मान लेता है कि आई एम द ग्रेटेस्ट, तो याद रखना बेटा, ग्रेटेस्ट इज ऑलवेज पुअर देन द लेटेस्ट, यानी कि ग्रेटेस्ट से हमेशा लेटेस्ट अच्छा होता है। तो जो भी लेटेस्ट ट्रेंड के क्वेश्चंस हैं, मैं बार बार कहता हूँ कि एडवांस कुछ होता नहीं और बेसिक हमें आता नहीं। तो अगर आपके बेसिक्स बेहतरीन है बेटा, तो आपको कोई रोक नहीं सकता। स्वागत है आप सबका आज के सेशन में। जितेंद्र कुमार, असलम खान, विकी गुजर, अनीता, डॉली सिंह, तनु फौजदार, सबका स्वागत है। पवन पोसवाल, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। और इस गुड इवनिंग को और भी गुड बनाएंगे अजीत पटेल, सबका स्वागत है आप सबका आज के सेशन में। क्वेश्चन आपके पीछे आते ही रहेंगे, और ये प्रश्न कहीं ना कहीं आपको याद दिलाने के लिए कि स्काई इज द लिमिट बेटा। हमेशा किसी भी चीज़ की अगर हम बात करें कि अब अंत हो गया, तो जब तक हकीकत में हम समाप्त नहीं हो जाते, तब तक संघर्ष और सीखना और प्रैक्टिस और अभ्यास कभी ख़त्म नहीं होना चाहिए। तो बेहतरीन तरीके से चीज़ों की शुरुआत करके चलते हैं। सबका स्वागत है आज के सेशन में। मुकेश, तरुण गर्ग, सबका स्वागत है। राइट, सो चलिए स्टार्ट करेंगे। जल्दी से सेशंस को लाइक कर दीजिए, जल्दी से। अगर आपको लगता है किसी के काम आने लायक सेशन है, तो जल्दी से शेयर कर दीजिए, और फिर उसके बाद पढ़ने पर आ जाइए। चलिए, बहुत अच्छे। आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ये पहला क्वेश्चन आपके सामने। फॉर सच ए ब्लैंक टास्क देयर शुड बी सम स्पेशल टास्क फोर्स। ऐसी एक टास्क के लिए एक स्पेशल टास्क फोर्स होनी चाहिए। एक ऐसे टास्क यानी कि एक ऐसे कर्म के लिए, ऐसी क्रिया के लिए, ऐसे कर्म के लिए, ऐसी क्रिया के लिए एक बेहतरीन या स्पेशल टास्क फोर्स होनी चाहिए। शाबाश, राधे राधे बेटा, सबको स्वागत है। मुकेश कुमार, काइंडली एक्सेप्ट माय जेनुफ्लेक्शन। एक्सेप्टेड मुकेश कुमार जी। अब जल्दी से क्वेश्चंस का जवाब दीजिए बेहतरीन तरीके से। आंसर कुछ ने बताया, सी नहीं, कुछ ने बताया। जल्दी से जल्दी से। एक ऐसे टास्क के लिए, शाबाश, बहुत बेहतरीन तरीके से। एक ऐसे टास्क के लिए, फॉर सच अ ब्लैंक टास्क देयर शुड बी सम स्पेशल टास्क फोर्स। ऐसे एक टास्क के लिए, ट्रिवियल का तो मतलब होता है बेटा अनइंपॉर्टेंट। अनइंपॉर्टेंट के लिए स्पेशल टास्क फोर्स की जरूरत नहीं है। यहां पे देखिएगा बड़े ध्यान से, वाक्य को अगर देखेंगे, वाक्य को देखना है पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर एक स्पेशल टास्क फोर्स की जरूरत है, तो डेफिनेटली ये टास्क हल्की तो नहीं है। तो जो जो हल्के शब्द हैं या नेगेटिव शब्द हैं, ये हल्का शब्द है यानी कि नेगेटिव शब्द है। सिंपल टास्क के लिए स्पेशल टास्क फोर्स नहीं चाहिए, तो ये तो गया। राइट, ट्रिवियल का मतलब होता है अनइंपॉर्टेंट। अगर कोई चीज अनइंपॉर्टेंट है बेटा, तो अनइंपॉर्टेंट चीज के लिए भी, ट्रिवियल माने तुच्छ सी, अनइंपॉर्टेंट सी, बहुत सिंपल सी, दैट इज कॉल्ड ट्रिवियल, के लिए भी कोई स्पेशल टास्क फोर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिंपल टास्क दो तो गए। कॉम्प्लेक्सिटी, अगर यहाँ पे कॉम्प्लेक्स होता, ये इटी नहीं होता। कॉम्प्लेक्सिटी का तो मतलब जटिलता होती है, मतलब ये एक चीज का नाम होता है, ये एक नाउन है। और यहाँ पे नाउन ऑलरेडी गिवन है, यानी कि टास्क क्या है, टास्क है कैसी है, मुश्किल। एक मुश्किल टास्क के लिए अगर यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी में आई टी वाई नहीं होता बेटा, तो मैं कह देता फॉर सच अ कॉम्प्लेक्स टास्क, ऐसी मुश्किल टास्क के लिए एक स्पेशल टास्क फोर्स की जरूरत पड़ेगी। राइट, तो कॉम्प्लेक्सिटी आई टी वाई लगने के कारण, क्योंकि इसका तो मतलब हो गया जो जटिलता होती है किसी चीज की, और यहाँ पे ऑलरेडी एक चीज का नाम है, तो यहाँ पे क्या चाहिए, एक एडजेक्टिव। क्या है, टास्क है। टास्क के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन। और जाइगेंटिक होती है बहुत बड़ी और बहुत मुश्किल, जाइगेंटिक पढ़ा जाएगा बेटा। कोई चीज बड़ी हो और कोई चीज बहुत मुश्किल हो, उसको हम कहते हैं जाइगेंटिक। बहुत बड़ी और मुश्किल, दैट्स कॉल्ड जाइगेंटिक। लिखवाने को इसी के मैं 50 शब्द लिखवा सकता हूँ भाई, जाइगेंटिक के ही वर्ड्स बहुत सारे लिखवा दिए, पर उससे क्वेश्चन, मेरा उद्देश्य यहाँ पे प्रैक्टिस कराने से है बेटा। वकैब के सेशन ऑलरेडी हैं और ऑलरेडी कंटिन्यू रहेंगे, वो सारे के सारे सेशन दोबारा कंटिन्यू होंगे वकैबलरी के यूट्यूब के ऊपर। राइट, सो ये सारी की सारी चीजें आपकी चल रही हैं। तो अल्टीमेटली लिखाने को इसके भी बहुत सारे सिनोनिम और सारे सिनोनिम लिखवाए, पर यहाँ पे हम वो सब नहीं खेल रहे हैं। हम यहाँ पे, हमारा पूरा फोकस है प्रैक्टिस करने पर, अभ्यास करने पर। तो हमारा यहाँ पे ध्यान से देखें, क्वेश्चन कैसे निकाला। स्पेशल टास्क है तो टास्क बड़ी होगी। यहाँ पे आंसर क्या आ गया, जाइगेंटिक। जिस भी बच्चे ने बी आंसर दिया था, आपका आंसर बिल्कुल सही था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राइट, जाइगेंटिक बहुत बड़ा और मुश्किल। यहाँ पे उसका मतलब, उसकी जो सेंस है, वो सेंस कहीं ना कहीं बहुत बड़े से है। चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। हिज ब्लैंक एटीट्यूड इज द रूट कॉज ऑफ मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स। मोस्ट ऑफ हिज प्रॉब्लम्स, हिज ब्लैंक एटीट्यूड। बड़ा गजब का क्वेश्चन, ईमानदारी से और बड़े ध्यान से जवाब दीजिएगा बेटा। हिज ब्लैंक
एटीट्यूड, उसका जो ये ब्लैंक एटीट्यूड है, ऐसा एटीट्यूड इज द रूट कॉज, यानी कि मेन कॉज। यहाँ पे रूट का मतलब क्या है? मेन। रूट का मतलब जड़ है वो हर एक चीज की। तो रूट का मतलब जड़ जो है किसी भी चीज की, जो मेन कॉज है, दैट इज कॉल्ड रूट कॉज, इज द रूट कॉज ऑफ हिज प्रॉब्लम्स, मोस्ट ऑफ हिज प्रॉब्लम्स। तो रूट का मतलब मेन भी लगा लो, या फिर जड़ है जो उस चीज की, हर एक चीज की मेन कॉज। राइट? यहाँ पे एक बड़ी गजब की बात है, देखो, अगर प्रॉब्लम्स की कोई चीज जड़ है तो यहाँ पे वाक्य तो नेगेटिव चाहिए, क्योंकि प्रॉब्लम्स की जड़ है बेटा। वाक्य का भाव है नेगेटिव, तो वर्ड भी नेगेटिव, तो ये तो आएगा नहीं, क्योंकि पॉजिटिव तो अपने आप में सकारात्मक होता है, इनोवेटिव भी नहीं आएगा। दो वर्ड्स हैं जो नेगेटिव है, एक है इनफ्लेक्सिबल और एक है इनकेपेबल। अगर इनकेपेबल होगा कोई तो वो बॉडी से होगा, और अगर यानी कि इनकेपेबल होगी तो तन होगा, और इनफ्लेक्सिबल, एटीट्यूड किससे लेना देना है, तन से या मन से? आपको कहोगे सर वो तो मन से लेना देना है, जो व्यक्ति का दृष्टिकोण है, जो एटीट्यूड है, उसका तन से कोई लेना देना नहीं है। इनकेपेबल बॉडी हो सकती है, पर जब एटीट्यूड एटीट्यूड जो है, दृष्टिकोण, वो मन से संबंधित है, और अगर मन से संबंधित है तो डेफिनेटली आंसर इनफ्लेक्सिबल लगाना चाहिए, ना कि इनकेपेबल। वो जो उसका ना टिकना है, जैसे बच्चे सेशन में आए और जैसे क्वेश्चन को देखा थोड़े से मुश्किल है, उड़ गए, तो इनका जो एटीट्यूड है वो कैसा है? वो एटीट्यूड कैसा? इनफ्लेक्सिबल है बेटा। पर हमें लेना देना नहीं है कि इनफ्लेक्सिबल या फ्लेक्सिबल बच्चे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लेना देना वो बच्चे हैं जो फ्लेक्सिबल, राइट, जो बिल्कुल जटिल तरीके से और मेहनत की तरीके से, राइट। तो डेफिनेटली इस तरीके से सोचना है कि अगर इनकेपेबल है तो कैपेबिलिटी शरीर की है, और फ्लेक्सिबिलिटी यानी कि फ्लेक्स, यानी कि इनफ्लेक्सिबल एटीट्यूड का मतलब उसका जो मन है वो टिकता नहीं, बंदर की तरह इधर उधर, राइट, वो एडजस्ट नहीं कर पाता। ही इज इन फ्लेक्सिबल, यानी कि वो एडजस्ट नहीं कर पाता। जो एटीट्यूड है, जो दृष्टिकोण है, इज द रूट कॉज ऑफ ऑल हिज प्रॉब्लम्स, या हिज मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स, मोस्ट ऑफ हिज प्रॉब्लम्स। चलिए, मेरे हिसाब से दो क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। थर्ड क्वेश्चन पर चलते हैं बेटा। चलिए जल्दी से जवाब दीजिए। इफ यू ब्लैंक योर सेल्फ, जल्दी से जवाब दीजिएगा बेटा, जल्दी से जवाब दीजिएगा। इफ यू blank yourself with the culture of that area, you will be able to enjoy life there। जितेंद्र सैनी का जी का क्वेश्चन है ऑफलाइन क्लास के बारे में। ठीक है बेटा, कॉल कर लीजिएगा 9868339449 पे, राइट। यू कैन टॉक टू मी, यू कैन कॉल मी अप, नो प्रॉब्लम एट ऑल। सो ऑफलाइन क्लासेस के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए मिल जाएगी। वैसे गोपालपुरा, जयपुर, यू कैन कम एनी टाइम। चलिए स्टार्ट करते हैं, जल्दी से बताइए। हिज, इफ यू ब्लैंक योर सेल्फ विद, यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है प्रेपोजिशन से होना है बेटा। इनमें से एक ही शब्द ऐसा है जो इसको लेता है, राइट। किसी भी चीज के साथ ये आपकी नोटबुक में कराया भी जाता है, क्लास में अगर आप ध्यान से दें, किसी भी चीज के साथ अगर आप फेमिलराइज होते हैं तो विद होता है, यानी कि आप उस चीज से, एक ही वर्ड है। आई नो विद राम नहीं होगा, आई सी विद राम नहीं होगा। इम्बाइब का और इनकलकेट का मतलब होता है ग्रहण कर लेना, कोई चीज अपने अंदर बैठा लेना। दोनों का ही मतलब है कोई चीज ग्रहण करना। आप लिख सकते हो कोई चीज ग्रहण करना या अपने मन में बैठा लेना, दैट इज कॉल्ड इनकलकेट। कोई चीज मन में बैठाना या ग्रहण करना, उससे उसका मतलब होता है बेटा। मन में बैठाना या ग्रहण करने से मतलब है इम्बाइब। जैसे यू शुड इम्बाइब गुड वैल्यूज, यू शुड इनकलकेट गुड वैल्यूज, यानी कि आपको अच्छे वैल्यूज को अपने मन में बैठाना चाहिए। यू शुड इनकलकेट गुड लेसन्स, गुड थिंग्स, है ना। अपने मन को एक जंगल नहीं एक बागीचा बनाना चाहिए। जंगल अपने आप अनसिस्टमेटिक तरीके से उगा हुआ, और बागीचा बहुत बेहतरीन तरीके के पौधे यानी कि बेहतरीन तरीके के विचारों का एक संग्रह, जिसमें विशेष तरीके के फूल, बेहतरीन तरीके की अट्रैक्टिव चीजें वहां पे लगी हों और बेहतरीन लगे। तो मन को क्या बनाना है? जंगल नहीं बागीचा बनाना है। तो अच्छी चीजों को इम्बाइब करना है, अच्छी चीजों को इनकलकेट करना है। तो नो नहीं होगा। इफ यू नो, तो अपने आप को तो जानने की बात नहीं है, कल्चर को जानने की बात। अगर आप वहां पे कल्चर के साथ एडजस्ट कर लोगे बेटा, तो ग्रहण करना या मन में बैठाना, ये दोनों अपने साथ इम्बाइब नहीं लेते, सी भी नहीं लेता, नो भी नहीं लेता। एकमात्र वर्ड है फैमिलराइज। जैसे व्हेन यू ज्वाइन एनी डिपार्टमेंट, जहां भी बैठे हो बोल के देखो, बड़ा अच्छा लगेगा। व्हेन यू ज्वाइन एनी डिपार्टमेंट, शाबाश, बहुत बेहतरीन आपने बोला साथ साथ। व्हेन यू ज्वाइन एनी डिपार्टमेंट, यू हैव टू फैमिलराइज योर सेल्फ विद द रूल्स ऑफ दैट डिपार्टमेंट। आपको उस डिपार्टमेंट के रूल्स के साथ एडजस्ट करना पड़ता है बेटा, राइट। उसके साथ एडजस्ट करना पड़ता है, राइट। सो रावण सिंह, रावण सिंह, बेटा आप क्यों टाइम खराब कर रहे हो? मैं तो आपको कहूंगा कि अगर जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको पढ़ लेने दो, राइट। सो बहुत अच्छे असलम, ठीक है। आप अपना जीवन बहुमूल्य मानते हुए इस सेशन को छोड़ दो रावण सिंह, है ना।
क्यों खामखा अपना टाइम खराब कर रहे हो? इससे मुझे, मैं अपने मन को प्रभावित नहीं करूंगा आपके कमेंट से, ये पक्की बात है, राइट? सो आप जो भी बोलना चाहे बोल सकते हैं, बट क्यों अपना जीवन खराब कर रहे हो, क्यों अपना टाइम खराब कर रहे हो? मैं तो क्वेश्चंस के अलावा कुछ नहीं कह रहा। आप जो भी कह रहे हैं वो अपने बारे में ही बोल रहे हैं। सो प्लीज़ छोड़ दीजिए ये सेशन, मैं तो मुस्कुराता रहूँगा, बट क्यों अपने जीवन को खराब कर रहे हो बेटा, राइट? ये सारी की सारी बातें आप ना ही कहें, और क्यों अपने मन को खामखा विषाक्त करते हैं, अपने मन की वाइब्रेशंस को खराब करते हैं। यहाँ पे पढ़ने वाले जो, जिनको पढ़ने का नशा है वही टिकें बेटा, राइट? जो पढ़ने वाले हैं वही बता सकते हैं कि हकीकत में कैसा पढ़ाता हूँ, कैसा नहीं पढ़ाता हूँ। शायद बेटा उतनी उम्र नहीं है आपकी कि आप जज कर पाएँ। 23 साल हो गए पढ़ाते पढ़ाते, शायद आपकी उम्र नहीं है, नाम भी रावण है आपका, राइट? तो रावण के नाम को बदनाम ना करें, रावण परम ज्ञानी थे, राइट? ठीक है, तो धन्यवाद। खैर आपके जो भी कमेंट्स हैं मैं उनको रिवॉर्ड की तरह रख लेता हूँ, ठीक है, इट्स ओके, थैंक यू। बट कोशिश करें बलदेव कुमार जी। गुड इवनिंग सर, थैंक यू। वेल, स्टार्ट करते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। वेल, ग्रहण करना, मन में बैठाना, तो इफ़ यू, तो बिल्कुल अगर नहीं पढ़ना है तो बेटा सेशंस में आए ही ना, मैं यही कहूँगा, और बड़े प्यार से मुस्कुरा के कहूँगा। और ईश्वर आपका भी भला करे रावण सिंह, है ना? भगवान आपका भला करे, ईश्वर आपको स्वस्थ रखे, सफल करे, मेरी तरफ से यही आशीर्वाद है। क्योंकि फलदार वृक्ष कुछ नेगेटिव नहीं बोलेगा बेटा, फलदार वृक्ष को अगर पत्थर भी मारोगे तो कुछ ना कुछ अच्छा ही लेके जाओगे, ठीक है? थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, राइट? और आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरह। नंबर 4 पर हम आ गए बेटा, शाबाश। चलिए, वंस रेमोन्स्ट्रेशन अगेंस्ट सोशल इल्स, राइट? यहां पे जो अंडरलाइन वर्ड है वन, आपको ये बताना है कि उस रेमोन्स्ट्रेशन का मतलब क्या है। वंस रेमोन्स्ट्रेशन यानी कि सिनोनिमस बताना है इसमें से कि क्या मतलब बनेगा। वंस रेमोन्स्ट्रेशन अगेंस्ट सोशल इल्स हैज टू बी कंसिस्टेंट टू बी फ्रूटफुल, उसे कंसिस्टेंट होना पड़ेगा। चलिए शाबाश, बेहतरीन बेटा, बताइए। सो वंस रेमोन्स्ट्रेशन अगेंस्ट सोशल इल्स हैज टू बी कंसिस्टेंट टू बी फ्रूटफुल। एक व्यक्ति का जो रेमोन्स्ट्रेशन है सोशल इल्स को लेकर, उसे कंसिस्टेंट होना पड़ेगा। जैसे ऐसा नहीं कि आज किया कल किया, अगर उसे फ्रूटफुल होना है। अगर सामाजिक बुराइयों के खिलाफ आप लड़ाई कर रहे हो तो बहुत बड़ा युद्ध है, और उसको कंसिस्टेंट होना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आज किया कल नहीं किया, आज किया कल नहीं किया। तो रेमोन्स्ट्रेशन अगेंस्ट सोशल इल्स हैज टू बी कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट माने लगातार होना पड़ेगा, टू बी फ्रूटफुल। अगर उससे कुछ फल हमें निकालना है तो उस फल को, राइट, उस फल को निकालने के लिए हमें कंसिस्टेंट होना पड़ेगा, यानी कि उसके साथ लगातार रहना पड़ेगा। वंस डेमोन्स्ट्रेशन अगेंस्ट द सोशल इल्स, आपके हिसाब से इसका मतलब क्या है? क्या तोड़फोड़? आउटरेज का मतलब होता है ऐसा विरोध जिसमें तोड़फोड़ ज्यादा होती है, आउटरेज होता है वो बेटा, राइट? तो आउटरेज का मतलब, आउटेज और आउटरेज, आउटरेज का मतलब गुस्सा होता है बेटा, एंगर। ऐसा गुस्सा जहां पे तोड़फोड़ भी की जा सके या तोड़फोड़ करने की बात आ जाए, राइट? और क्रिटिसिज्म होता है सिर्फ कमियां निकालना। और डेमोस्ट्रेशन होता है, जैसे डेमोस्ट्रेशन तो कोई भी दिखा सकता है, और डेमोस्ट्रेशन किसी के अगेंस्ट नहीं होता, जैसे डेमोस्ट्रेशन क्लास होती है, राइट? आउट एज ना कहकर हम क्या कहेंगे? आउटरेज है वैसे वहां पे ना, वो प्रिंटिंग के हिसाब से आउटरेज माने गुस्सा होता है। डेमोस्ट्रेशन का एग्जैक्ट सिनोनिमस होता है बेटा प्रोटेस्ट, विरोध, राइट? और जो प्रोटेस्ट करने वाले होते हैं वो होते हैं डेमोन्स्ट्रेटर्स, विरोध प्रदर्शन करने वाले, किसी चीज का जो विरोध प्रदर्शन करते हैं, राइट? सो किसी भी चीज का विरोध प्रदर्शन करते हैं, दैट इज कॉल्ड रेमोस्ट्रेशन बेटा। डेमोस्ट्रेशन है जैसे आप अपनी एबिलिटी को या अपने आपको प्रूव करने के लिए जो क्लासेस देते हैं वो डेमोस्ट्रेशन कहलाती है, तो आप उसमें कुछ दिखाते हैं, राइट? और रेमोस्ट्रेशन का मतलब है बेटा प्रोटेस्ट करना, विरोध करने से है। एक व्यक्ति का जो विरोध है सोशल इल्स के खिलाफ, जो सामाजिक बुराइयां हैं, वो कंसिस्टेंट का मतलब लगातार, बड़े प्यारे वाक्य हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं बेटा। तो एक व्यक्ति का जो रेमोस्ट्रेशन अगेंस्ट सोशल इल्स हैज टू बी कंसिस्टेंट एंड कंसिस्टेंट टू बी फ्रूटफुल। अगर उसे सफल होना है तो वो विरोध प्रदर्शन लगातार होना चाहिए, ऐसा नहीं कि रुक रुक कर यदा कदा हो रहा है। चलिए शाबाश, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। हाँ, क्रिटिसिज्म का मतलब आलोचना होता है बेटा, कमियां निकालने से। विक्रम चितावत, सी, हाँ सी इज द आंसर बेटा। नेक्स्ट, लेट्स मूव ऑन टू द फिफ्थ क्वेश्चन। चलिए जल्दी से। इट अपियर्स टू मैनी दैट यूएस वॉर ऑन टेररिज्म, ऐसा लगता है बहुत लोगों को कि जो अमेरिका का आतंकवाद के खिलाफ युद्ध है, पोर्टेंट्स ट्रबल इन गल्फ, यानी कि गल्फ में कहीं ना कहीं पोर्टेंट्स, पोर्टेंट का मतलब बताना है आपको बेटा इस वाक्य में,
क्या पोर्टेंड का मतलब गल्फ गल्फ कंट्रीज जो भी हैं, जैसे आप जानते हैं गल्फ कंट्रीज जो भी हैं, जितनी भी आप अक्सर न्यूज में देखने को मिलती हैं आपको, राइट, ट्रबल इन गल्फ, तो गल्फ में जितनी भी समस्याएं देखने को मिलती हैं, राइट, वो सारी की सारी समस्याएं, वो सारी की सारी जो ट्रबल है, राइट, वो कहीं ना कहीं यूएस का जो एटीट्यूड है वॉर ऑन टेररिज्म, पोर्टेंड का मतलब आपके हिसाब से इंट्रोड्यूस है, स्पेल्स है, बोर्ड्स है या इवोक्स है? पोर्टेंड, हाँ बेटा, शाबाश, बहुत अच्छे असलम, BODES, बोर्ड्स, बिल्कुल सही जवाब। तो जल्दी से ये भी बताओ कि पोर्टेंड का मतलब क्या होता है, राइट? इवोक्स का तो मतलब उत्पन्न करना होता है बेटा। जल्दी से बताओ, आंसर तो होगा बोर्ड्स, ये तो कंफर्म है, और एग्जाम के क्वेश्चन है बेटा, ये कोई घर के क्वेश्चन नहीं है, ना मैंने बनाए हैं। एग्जाम में जो मुझे अच्छे लगते हैं क्वेश्चन के, हाँ ये क्वेश्चन है जो मेरे बच्चे को पता होना चाहिए कि ये बोर्ड्स, पोर्टेंड का मतलब होता है बेटा, राइट, इट अपियर्स दैट टू मैनी, यानी कि मैनी, यहाँ पे पोर्टेंड का मतलब है गैस करने से, अंदाजा लगाने से, प्रिडिक्ट करने से। इसका मतलब है किसी चीज को प्रिडिक्ट करना, दैट इज कॉल्ड पोर्टेंड, अंदाजा लगाना। बहुत सारे लोग गैस करते हैं कि भाई जो यूएस का वॉर है आतंकवाद के खिलाफ, राइट, वो गल्फ कंट्रीज में उनका अंदाजा है, उनका गैस है। बोर्ड का भी मतलब यही होता है किसी चीज का अंदाजा या पूर्व अनुमान लगा लेना। तो जो पूर्व अनुमान से संबंधित चीज है दैट इज कॉल्ड पोर्टेंड और गैस, राइट, हाँ, फोरकास्ट से इसका मतलब है, शाबाश। तो प्रिडिक्ट करना, पहले से अंदाजा लगाना, फोरकास्ट करना, बिल्कुल सही, पहले से उसका अंदाजा लगाना या फोरकास्ट कर लेना, बिल्कुल सही बात है बेटा, दैट इज कॉल्ड बोर्ड, बहुत अच्छे। बोर्ड्स का भी मतलब वही है, इंट्रोड्यूस माने होता है पहले पहले किसी को बताना, राइट, स्पेल्स का मतलब होता है या तो जादू टोना करना या फिर स्पेलिंग लिखना किसी चीज की, और इवोक आप जानते ही हो, ये पहले हो चुका है, इवोक का मतलब होता है उत्पन्न करना किसी चीज को, टू कॉज समथिंग, दैट इज कॉल्ड उत्पन्न करना। जैसे कहते ये सेशन जो है प्रैक्टिस में इंटरेस्ट को इवोक करता है सर, दीज सेशंस इवोक इंटरेस्ट इन अस, तो ये जो सेशन है वो उत्पन्न करते हैं, क्या उत्पन्न करते हैं? इंटरेस्ट को उत्पन्न करते हैं। तो बेटा इसका मतलब बोर्ड से होगा कि, और वाक्य का मतलब जरूर समझा करो बेटा, रीडिंग हैबिट यहीं से बनती है। इट अपियर्स टू मैनी, बहुत सारे लोगों को यही लगता है कि यूएस वॉर ऑन टेररिज्म से गैस लगाया जा सकता है, यानी कि प्रिडिक्ट किया जा सकता है, अंदाजा लगाया जा सकता है कि गल्फ में ट्रबल की शुरुआत होने वाली है। चलिए नंबर 6 पर सारे के सारे वर्ड्स हम डेफिनेटली प्रैक्टिस भी करेंगे एक बार पूरे सेशन को होने के बाद। partners his partners felt that it was a viable business proposition, उसके पार्टनर्स ने ये देखा कि ये वाइबल बिजनेस प्रपोजिशन है, प्रपोजिशन का मतलब प्रपोजल, ये एक ऐसा प्रपोजल है जिस पर काम किया जाना चाहिए, दैट इज कॉल्ड प्रपोजिशन। शाबाश, जल्दी से बताइएगा, जल्दी से बताइएगा बेटा। हिज पार्टनर्स फेल्ट दैट, उसके पार्टनर्स ने ये फील किया कि इट इज वाइबल, इट वॉज अ वाइबल बिजनेस प्रपोजिशन। तो वाइबल का मतलब क्या है? एनविएबल, इसका उच्चारण है एनविएबल, अनएनविएबल, इनवॉयलेबल या इम्प्रैक्टिकेबल। उल्टा शब्द बताना है, पीछे लिखा हुआ है एंटोनिम बताना है बेटा। वाइबल का मतलब होता है बेटा कोई चीज अगर प्रैक्टिकल हो, समथिंग प्रैक्टिकल, जो चीज व्यवहारिक हो, तर्क वितर्क के आधार पर जो चीज सही बैठती हो, जो सही लगती हो, दैट इज कॉल्ड वाइबल। वाइबल मीन्स प्रैक्टिकल, कोई भी ऐसी चीज जो प्रैक्टिकल दिखाई दे, जो व्यवहारिक दिखाई दे, राइट, बहुत अच्छा बिजनेस तो प्रैक्टिकल है, तो बेटा इम्प्रैक्टिकेबल होगा कि उस पर काम नहीं किया जा सकता, उल्टा शब्द हमें बताना था, राइट। ये वाक्य है। एनविएबल का मतलब होता है कि मान लीजिए किसी के पास कोई गाड़ी है, वो गाड़ी इतनी महंगी है कि आपका भी मन करता है कि मैं भी ऐसी गाड़ी खरीद लूं। तो जब किसी की गाड़ी को देखकर आपका भी गाड़ी खरीदने का मन होता है, तो वो गाड़ी आपके लिए क्या हो गई? एनविएबल, दैट कार इज एनविएबल फॉर यू। इसका मतलब वो जो गाड़ी है उसके प्रति एक ऐसा भाव है कि वो मेरे पास होनी चाहिए, और अनएनविएबल का मतलब नहीं, मेरा कोई भाव नहीं होता, राइट। जैसे खिलौने हैं, टॉयज आर ऑलवेज एनविएबल, का मतलब जो दूसरे के पास कोई चीज है वो चाहता हूं कि मेरे पास, ईर्ष्या का भाव भी होता है। ईर्ष्या का मतलब वो भाव, एक्टिव जेलसी, एक्टिव जेलसी मतलब सिर्फ जेलसी नहीं है, वो चीज छीनने की भी इच्छा है। टॉयज आर एनविएबल, टॉयज आर ऑलवेज एनविएबल फॉर किड्स। किसी बच्चे के पास अगर खिलौना दिखता है तो दूसरा दूसरा बच्चा तुरंत इच्छा बना लेता है कि ये तो मेरे पास भी होना चाहिए, ये खिलौना तो मेरे पास भी होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड एनविएबल। टॉयज आर ऑलवेज एनविएबल फॉर किड्स।
वेल, सो बेटा अनएनविएबल का मतलब है जो कोई नहीं चाहता कि मेरे पास हो, राइट? मान लीजिए टॉयज आर नॉट, अगर मैं कहूं यहां पे नेवर लगा दिया, टॉयज आर नेवर अनएनविएबल फॉर यंग पीपल, जो जवान लोग होते हैं उनके लिए वो अनएनविएबल हो जाते हैं। अच्छा, ये बड़ा प्यारा वर्ड है बेटा, इनवॉयलेबल, जिसे तोड़ा ना जा सके, अलंघनीय, जैसे इनवॉयलेबल लॉ, ऐसा लॉ जिसे कोई तोड़ नहीं सकता, दैट कैन नॉट बी ब्रोकन, राइट? ऐसी कोई चीज जिसे तोड़ा ना जा सके वो इनवॉयलेबल कहलाती है, कैन नॉट बी ब्रोकन, जिसे तोड़ा ना जा सके, राइट? कांट बी ब्रोकन, उल्लंघन ना किया जा सके, राइट? दैट इज कॉल्ड इनवॉयलेबल। जैसे इनवॉयलेबल लॉ, ये एक ऐसा कानून है जिसे आप तोड़ नहीं सकते। सारी बातें, सारी डिटेल्स लिखा करो बेटा। अगर एक क्वेश्चन में 4 वर्ड्स हैं तो चारों पता होने चाहिए। यानी कि अगर हमने 10 क्वेश्चन किए तो 10 क्वेश्चन के साथ हमारी वोकैबुलरी की संख्या हर क्लास में कितनी हो जाती है? 40। क्योंकि हर सेशन के साथ 40 क्यों, बल्कि 50 हो जाती है। एक तो क्वेश्चन है, नीचे 4 वर्ड्स और दे रखे हैं, तो 1 2 3 4 5, तो हर एक क्वेश्चन के साथ कितनी वकैब हो रही है? 5। अगर 10 क्वेश्चन किए तो हर बार, हर सेशन में कितनी? 50 वकैब। मुद्दा ये नहीं कि आसान है या मुश्किल है, कैसी है, 50 वकैब हर सेशन में आप करके जा रहे हो। और आज अगर हमारा 10वां सेशन है तो कम से कम इन 10 सेशन में हम कितनी वकैब कर चुके हैं? 500। और 500 कौन सी? जो कभी ना कभी एग्जाम में पूछी गई है और जो एक बार पूछी जा सकती है। एसएससी, बैंक, सीडीएस, सीएपीएफ, सारे एग्जाम्स की आदत है कि रिपीटिशन, यानी कि वो पूछी गई चीज को ही बार बार पूछते हैं। ये बात हमेशा याद रखना, राइट? तो ये फायदा बता रहा हूं कि आप अगर सेशन में लगातार टिके रहे बेटा, राइट? टिकना बहुत मुश्किल है, याद रखना। मैं बार बार कहता हूं कि गति से ज्यादा इंपॉर्टेंट है नियंत्रण। बस आपका दिमाग नियंत्रित नहीं होता, एक दिन कर लिया, फिर 2 दिन सेशन में आई नहीं, फिर तीसरे दिन याद आया, यार यार सेशन करना था। टिके रहना बेटा, लगे रहना, रुकना बिल्कुल नहीं है। चलिए नेक्स्ट, हमारा आंसर इसमें इम्प्रैक्टिकेबल होगा। चलते हैं अगला। द यूजुअल एड्यूलेशन ऑफ ऑफिसर्स मस्ट एंड। जो यूजुअल चापलूसी है ऑफिसर्स की, एड्यूलेशन का मतलब चापलूसी होता है, तलवे चाटना। कहते भी जो आमतौर पर चापलूसी होती है ऑफिसर्स की, उसको खत्म हो जाना चाहिए। यानी कि ऑफिसर्स अगर खुश हों तो भी किसी के काम से खुश हों, ये नहीं कि चापलूसी करनी पड़ रही है किसी को खुश करने के लिए, राइट? शाबाश, बहुत अच्छे, वेरी गुड शुभम, असलम। एडुलेशन का मतलब चापलूसी, तलवे चाटने वाला भाव, और उसका उल्टा शब्द बताना है, एंटोनिम बताना है आपको, राइट? सिनोनिम तो सबने बता दिया, मुझे बताना, आपको बताना है क्या? एंटोनिम शब्द बताना है। सिनोनिम जो भी बता रहे हैं सही बता रहे हैं, राइट? एडुलेशन कहीं ना कहीं चापलूसी है, जिसको हम फ्लैटरी कह सकते हैं, ये सिनोनिम है। एडुलेशन एक तरीके की प्रशंसा है, ये भी इसको आप सिनोनिम कह सकते हैं। बैक बाइटिंग मतलब जो चुगली की जाती है किसी के पीठ पीछे, चुगलखोर बैक बाइटर पर्सन होता है, अ पर्सन हुज वेरी गुड एट बैक बाइटिंग। तो जो बैक बाइटर होता है वो क्या होता है? चापलूसी करने वाला, जो चुगली करता है, किसी के पीठ पीछे बोलता है। तो बेटा एक ही बचा, एडुलेशन, चापलूसी, और कंडेमनेशन मतलब निंदा, किसी की कमियां निकालना। चापलूसी में आप क्या करते हो? प्रशंसा। और कंडेमनेशन में क्या करते हो कि उसमें ये घटिया, उसमें ये घटिया, उसमें ये गलत। ये उल्टा शब्द है बेटा, एंटोनिम है। द यूजुअल एडुलेशन ऑफ ऑफिसर्स मस्ट एंड, यानी कि जो यूजुअल चापलूसी है वो खत्म हो जानी चाहिए, जरूर से जरूर खत्म हो जानी चाहिए। तो कंडेमनेशन है बेटा, इसका मतलब होता है कमियां निकालना या नेगेटिव बात बोलना किसी के बारे में, और ये चापलूसी है पॉजिटिव ही पॉजिटिव बोलना। चलिए 7 क्वेश्चंस वी हैव डन, और सत्तू पंजा 35 वोकैबुलरी वी हैव डन। अब यहां पे आ जाए, हर इंपेचुअस बिहेवियर, आ जाइए बेटा। हर इंपेचुअस बिहेवियर, उल्टा शब्द बताना है, एंटनी बताना है बेटा। इंपेचुअस बिहेवियर वाज एट्रीब्यूटेड टू हर अपब्रिंगिंग। अपब्रिंगिंग माने पालन पोषण, यानी कि उसके माँ बाप ने कैसे उसका पालन पोषण किया। और एट्रीब्यूटेड का मतलब है उसका श्रेय जाता है, यानी कि डेडिकेटेड की जा सकती है। उसका जो तगाजे वाला, इंपेचुअस का मतलब होता है जल्दबाजी वाला, जिसमें बहुत ज्यादा जल्दबाजी हो, जल्दबाजी से भरा हुआ होता है इंपेचुअस। हेस्टी भी वर्ड आता है ना, आपने पढ़ा होगा। ज्यादा सिनोनिमस नहीं करा रहा हूं, सिनोनिम्स नहीं करा रहा हूं, क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि क्वेश्चन से आपका ध्यान हटे, मुद्दा क्वेश्चन को समझने का है बेटा। हर impetuous behavior was attributed to her upbringing। उसका जो तगाजे वाला बिहेवियर है उसका श्रेय जाता है उसके पालन पोषण पर, कि माँ बाप ने उसका पालन पोषण कैसे किया है। रैश तो इसका सिनोनिम है बेटा, एग्रेसिव भी इसका सिनोनिम है। स्लगिश माने होता है लेजी, सुस्त और ढीला, राइट? जल्दबाजी वाला बिहेवियर, और लेजी, लेजी बिल्कुल नहीं, इसका उल्टा होगा बेटा, इसका मतलब होगा जो शांति से किया गया। पॉइज्ड का मतलब होता है शांत, बिल्कुल शांत, बिल्कुल काम एंड पीसफुल, दैट इज कॉल्ड पॉइज्ड। बिल्कुल शांत तरीके से जब आप काम करते हो तो यू आर पॉइज्ड, वो पॉइज्ड होता है बेटा, दैट इज कॉल्ड पॉइज्ड। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। तो
हर impetuous behavior was attributed to her upbringing. रैश माने जल्दबाजी वाला, स्लगिश माने लेजी, पॉइज्ड माने शांत, एग्रेसिव माने भड़कीला। तो जब इम्पेचुअस एक नेगेटिव वर्ड है तो इसके लिए कोई ना कोई पॉजिटिव वर्ड ढूंढना था, और पॉजिटिव वर्ड सिर्फ एक है, ये भी एक खास बात है। ये एक नेगेटिव वर्ड है तो पॉजिटिव तो पॉइज्ड ही है बस, बाकी सारे तो नेगेटिव है। रैश जल्दबाजी वाला, स्लगिश लेजी, ये भी नेगेटिव नेगेटिव, तीन नेगेटिव है, एक ही पॉजिटिव, वही आंसर हो गया। चलिए शाबाश। एट सी का मतलब जल्दी से बताइए, और स्ट्रॉ इन द विंड का भी मतलब जल्दी से बताइए, बहुत जल्दी से बताइए, उसके बाद सेंटेंसेस पर हम काम करेंगे। शाबाश, बेहतरीन तरीके से बताइए जरा। एट सी का मतलब क्या है? अगर मैं ये कह दूं आई एम एट सी, तो इसका मतलब क्या है? आई एम एट सी। शाबाश, आई एम एट सी। अगर ये एट सी है तो इसका मतलब होता है बेटा, हमेशा याद रखना, कंफ्यूज्ड, बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड अगर कोई होता है तो दैट्स कॉल्ड एट सी। स्ट्रॉ इन द विंड का मतलब है, अब पोर्टेंड क्या होता है ये आपने आज के ही सेशन में पढ़ा है। स्ट्रॉ इन द विंड का मतलब है बेटा, हाँ बिल्कुल सही आयुषी मित्तल, वेरी गुड बेटा। अजीत पटेल, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। कोई ना कोई पढ़ाने को मिलता रहे, मतलब लगातार आप भी अगर टिके रहे बेटा सेशंस में, जितने भी आप हो, तो डेफिनेटली सेशंस ऐसे ही चलते रहेंगे, एज यूजुअल चलते रहेंगे, बस कीप एंजॉयिंग द सेशंस बेटा, राइट। तो अल्टीमेटली आप पढ़ने वाले बने रहे, मैं पढ़ाने वाला बना रहा हूँ, बस दैट्स इट, वहीं से सफलता निकल जाएगी। पोर्टेंड मैंने बताया था आज के इस सेशन में हुआ है बेटा, प्रिडिक्ट करना, यानी कि अंदाजा लगाना, पूर्व अनुमान लगाना। स्ट्रॉ इन द विंड, अगर तिनका उड़ता हुआ हवा में दिख रहा है तो इसका मतलब हम अंदाजा लगाते हैं कि हवा तेज है या फिर तूफान आया हुआ है, तो जो अंदाजा लगता है बेटा, राइट, दैट इज कॉल्ड स्ट्रॉ इन द विंड। नेक्स्ट आ जाओ अब सेंटेंस पर देखते हैं। चलिए बेटा, द क्रिमिनल yielded for the temptation and fell into the police trap from which escape was impossible. क्रिमिनल ने घुटने टेक दिए, यील्ड, ये जो वर्ड्स होते हैं ना, नॉलेज के लिए बता दो बेटा, चाहे यील्ड हो चाहे नील हो, या फिर एक वर्ड आता है, जैसे कोई कहते हैं भाई मैं, मेरे सामने झुको, झुकना बाव होता है, राइट। तो मैंने कहा बाउ टू मी, और अगर मैं झुकता हूं तो मैंने कहा भाई आई बाउ टू गॉड, इसका मतलब मैं भगवान के सामने झुकता हूं। बाव फोर नहीं होता बेटा, किसी के सामने झुकते हैं, राइट। बाव का ही सिनोनिमस है क्या? यील्ड, माने झुकना, बाव करना, झुकना, तो फोर नहीं आएगा बेटा, टू आएगा। क्रिमिनल्स yielded टू द टेम्पटेशन, टेम्पटेशन माने लालच, वाक्य को पूरा समझना बेटा। जो क्रिमिनल्स हैं उन्होंने लालच के सामने घुटने टेक दिए, फोर की जगह टू आएगा। द क्रिमिनल्स yielded टू द टेम्पटेशन, लालच के सामने घुटने टेक दिए, एंड फेल इन टू द ट्रैप, ट्रैप माने किसमें? वो जाल में फंस गए बेटा पुलिस के। फ्रॉम विच, विच किसके लिए कहा गया यहाँ पे? जाल के लिए ही, जाल को ही विच कहा गया है, जिससे एस्केप माने बच निकलना वॉज इम्पॉसिबल। यानी कि क्रिमिनल्स ने घुटने टेक दिए लालच में, एंड फेल इनटू द पुलिस ट्रैप फ्रॉम विच एस्केप वॉज इम्पॉसिबल। ये आपका क्वेश्चन है, बड़े ध्यान से आंसर की बना लीजिएगा कि सर ने आज जो क्वेश्चन कराया उसका आंसर फोर की जगह टू हो गया, वन का सेकंड क्वेश्चन आ गया आपके सामने। चलिए बताइए जल्दी से, इसमें क्या भरोगे? हर नेम, फिल इन द ब्लैंक करें। हर नेम हैज बिकम सिनोनिम ब्लैंक एविल, जल्दी से जवाब दीजिए। उसका जो नाम है वो बिल्कुल प्रायवाची हो गया है, किसका? एविल का, बुराई, उसका नाम ले लो और बुराई आपके सामने, मतलब शाबाश। हिज नेम, अच्छा हाँ सेकंड, सेकंड में आंसर इसका सेकंड होगा, फर्स्ट नहीं होगा, फोर की जगह टू होगा। चलिए सेकंड में बताइए। सिनोनिम, सिनोनिम कुछ का मन करेगा ऑफ लगाने का, फोर लगाने का, पर जब भी हम बताते हैं कि उसका नाम बिल्कुल, सिनोनिम हमेशा अपने बाद टू लेता है बेटा, याद रखना। और किसी का भी आंसर टू नहीं आ रहा, राइट। तो सिनोनिम टू, स्पोकन में लोग टू भी लगाते हैं, ऑफ भी लगाते हैं, फोर भी लगाते हैं, पर इसका एग्जैक्ट जो प्रेपोजिशन होता है वो टू होता है। हिज नेम हैज बिकम अ सिनोनिम टू एविल, बिल्कुल सही, टू आएगा बेटा, शाबाश। हमेशा याद रखना टू आएगा, सिनोनिम टू। व्हाट इज द सिनोनिम टू? पोर्टेंट, कहते भी प्रिडिक्ट होता है। द राइडर मेड द हॉर्स टू रन फास्टर बाय विपिंग इट अगेन एंड अगेन। जो राइडर है, जल्दी से जवाब देना बेटा। राइडर मेड द हॉर्स रन फास्टर, राइडर ने बहुत तेज दौड़ाना, उसने घोड़े को दौड़ाया, खूब दौड़ाया। मेड द हॉर्स टू रन फास्टर बाय विपिंग, विप माने कोड़े मारना, इट अगेन एंड अगेन। बेटा मैंने एक क्लासेस में कराया है, जब हमने वर्ब का चैप्टर किया, एक शॉर्टकट है शैम्बल, और शैम्बल में एम स्टैंड्स फॉर मेक, आपको याद आएगा, और एस स्टैंड्स फॉर सी, हेल्प, हियर,
राइट, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं। मैंने एक बात लिखवाई थी कि अगर किसी सेंटेंस में पहली वर्ब इनमें से कोई एक हो तो उसी वाक्य में आने वाली दूसरी वर्ब बेयर इन्फिनेटिव यानी कि बेस फॉर्म होगी। अब बेस फॉर्म कभी भी अपने साथ टू नहीं लेती। देखो आगे मेक की सेकंड फॉर्म शैम्बल में से वर्ब के चैप्टर में हमने किया था एम, एम स्टैंड्स फॉर मेक, और मेक की सेकंड फॉर्म आई हुई है मेड। जब मेड आ चुकी है, अगर किसी वाक्य में पहली वर्ब इनमें से कोई एक हो तो उसी वाक्य में आने वाली दूसरी वर्ब बेयर इन्फिनेटिव होगी, यानी कि टू रन नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, रन। तो टू नहीं आएगा बेटा। और आपको याद आएगा, जिनको क्लियर है बिल्कुल बोले क्लियर है सर, और जिनको नहीं है इसका मतलब अभी तक आपके बैच में ये बात हुई नहीं है, और अगर हो चुकी है और आप भूल गए तो फिर गलत बात है बेटा, जल्दी से याद आना चाहिए आपको। राइट, द राइडर मेड द हॉर्स रन फास्टर, तो टू रन नहीं, क्लियर। जिन्होंने कर रखा है जल्दी से बताइए कि क्लियर सर। वेरी गुड, अजय का जवाब आया, ओम नमः शिवाय का जवाब आया, वेरी गुड, एस खटाना का जवाब आया, रन रन रन, ठीक है क्लियर, वेरी गुड, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। तनु फौजदार का जवाब आया। अब चौथे पर आ जाओ फिर। शी हैज प्रोमिस्ड मी दैट शी विल नॉट गो बैक टू हर होम अंटिल आई विल नॉट कम। बच्चों का खेल है बेटा, जल्दी से जवाब दे दो। शी हैज प्रोमिस्ड मी दैट शी विल नॉट गो, बिल्कुल बच्चों वाला वाक्य। जिस भी बच्चे ने मेरे साथ टाइम एंड टेंस पढ़ा या कहीं भी पढ़ा, अगर ढंग से पढ़ाया गया है तो आसानी से आप जवाब दोगे बेटा, देयर वोंट बी एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम। शी हैज प्रोमिस्ड मी दैट शी विल नॉट गो बैक टू हर होम अंटिल आई विल नॉट। बहुत अच्छे। विष्णु चितावत, नॉट क्लियर सर, इसका मतलब शैम्बल वाली बात या वर्ब का चैप्टर आपने मिस किया है बेटा। ठीक है, अगर आप अभी क्लास अटेंड कर रहे हो तो वो हो जाएगा आपके बैच में, राइट। अदरवाइज अपने नोट्स को रिवाइज कीजिएगा, वर्ब का चैप्टर मैंने बता दिया, उस नोट्स को पढ़ लीजिएगा अगर वो वाली बात पिछली वाली शैम्बल वाली क्लियर नहीं है तो। अंटिल आई विल नॉट, अंटिल के बाद बेटा नॉट नहीं आएगा ना विल आएगा, तो वाक्य क्या बनेगा, अंटिल आई कम, ये बनेगा अंटिल आई कम, क्योंकि फ्यूचर आएगा नहीं, नॉट आएगा नहीं, तो सिंपल आएगा अंटिल आई कम। शाबाश। गौरव गौर, सर योर सेशन हमें बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं। ठीक है बेटा, उसी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू फॉर द एप्रिसिएशन। राइट, बिल्कुल बेटा, आप लगातार बस लगे रहें और ईश्वर करे जल्दी से जल्दी सफल हो जाएं। ये ऊर्जा मेरी तभी काम आएगी जब वो ऊर्जा आपके अंदर सफलता बन के कन्वर्ट हो जाए, बिकॉज एनर्जी कैन नेवर बी क्रिएटेड, कैन नेवर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। अगर मेरी ये शब्दों की ऊर्जा आपके अंदर सफलता बन जाए तो तभी मेरा जीवन सफल है, नहीं तो इस शरीर में रहने का कोई फायदा नहीं बेटा। राइट, सो बाकी जिसकी जैसी भावना है वो वैसा ही देख पाएगा, यही भाव है जिसकी वजह से ये सेशन लगातार कंटिन्यू रहेंगे बेटा। शाबाश, बहुत अच्छे। सो अंटिल के बाद बेटा अंटिल आई कम, नेक्स्ट देयर इज नन। अब जल्दी से बताइए, और ऐसे कभी एग्जाम में क्वेश्चन आया हो तो बिल्कुल दिमाग ना खराब किया करो, इसको पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, इस पूरे वाक्य को पढ़ो। और जिस भी बच्चे ने मेरे साथ पढ़ा होगा नासा फॉल्स, मैं फिर से बोल रहा हूँ, और अगर आपने भी अपने तरीके से किसी भी शिक्षक से पढ़ा है तो जरूर पढ़ाया होगा, अगर अच्छे से पढ़ाया हो बेटा, अगर अच्छे से पढ़ाया हो तो बड़े ध्यान से समझना बेटा। तो आपको साफ बताया बताया गया होगा नासा फॉल्स, जो बच्चे मेरे से पढ़े हुए हैं वो तुरंत समझ लेंगे कि हाँ सर ने बताया था। अब नन के बाद ये हु कहाँ से आ गया, दैट आएगा। जब कोई है ही नहीं तो हु किसे कह रहे हो, कोई होता, अगर समवन होता तो मैं कह सकता था, पर जब नन ही हो गया तो डेफिनेटली दैट आएगा। शाबाश अक्षय फौजदार, राइट, शाबाश। अच्छा अक्षय, वेरी गुड बेटा। आयुषी मित्तल, दैट आएगा, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, तुरंत पहचान लेते हैं, बिल्कुल क्लिक जल्दी करना चाहिए बस। तो हमने देख लिया, हमें कुछ नहीं देखना, हमने देखना है कि बस ये किस में आया हुआ है, ये हु इसमें है तो ये इसी आंसर है। हमें ये ऐसे नहीं पढ़ना इस वाक्य को, दिमाग खराब थोड़ी करना, PQRS थोड़ी करेगा, सडन अरेंजमेंट है। सीधा वाक्य देखा, पता लग गया ये रहा हु, जिसमें भी हु लिखा है वो आंसर टिक किया, आगे बढ़ गए। ये क्वेश्चन करने का तरीका है। देयर इज नन दैट कैन सपोर्ट यू इन दिस क्रूशियल पीरियड, कोई भी ऐसा नहीं है जो इस मुश्किल समय में तुम्हारा साथ दे, राइट, क्योंकि मुश्किल समय में टिकने वाले बहुत कम लोग होते हैं बेटा। शाबाश, बहुत अच्छे। नेक्स्ट चलते। आई लाइक किड्स, जोन किड्स की बात हो रही है। आई लाइक किड्स पोएम्स हु वाज अ सेंशुअस पोइट। सेंशुअस माने कामुक, राइट, जो कामुकता से भरी हुई पोएम्स लिखना। जल्दी से बता दो बेटा, जल्दी से बता दो, और ध्यान से अगर पढ़ोगे तो तुरंत पता लगेगा कहीं ना कहीं रिलेशन की गलती है, कहीं ना कहीं चीजें गलत तरीके से रिलेट हो रही हैं। शायद आपको याद आ जाए चीजों का गलत तरीके का रिलेशन, राइट। आई लाइक केट्स पोएम्स, और हु को अगर मैं हटा दूं, पोएम्स वाज अ सेंशुअस पोइट, पीछे वाला वाक्य जो डिमांड कर रहा है वो पोएम, क्या पोएम कामुक पोइट हो सकती है? आप कहोगे नहीं सर, तो यहाँ अपोस्ट्रोफियस का इस्तेमाल गलत है बेटा, राइट। क्या आपको नहीं लगता कि मुझे ऐसे लिख देना चाहिए, द पोएम्स ऑफ किड्स, उसमें ऐसे है ये स्पेलिंग,
राइट, वैसे लिखेंगे तो हम इसको ऐसे ही लिखना चाहिए। तो आई लाइक यहां से बदल जाएगा, ये एरर है बेटा, जिस भी पार्ट में ये लिखा हो किड्स पोएम्स, ये रही एरर हमारी। यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, द पोएम्स ऑफ किड्स, द पोएम्स ऑफ किड्स, जॉन किड्स हु वॉज अ सेंशुअस पोएट, क्योंकि पीछे वाला वाक्य चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है कि मुझे किड्स दे दो ठाकुर, तो हम क्या करेंगे, वाक्य को किड्स, द पोएम्स ऑफ किड्स के हिसाब से, राइट, इस तरीके से हम टिक करेंगे उसको, द पोएम्स, है ना। जैसे आपको याद आएगा, आई हैड टू बोरो द कार ऑफ रामना की, राम्स कार, राइट, बिल्कुल सही। तो याद आएगा आपको, जिस भी बच्चे ने सिंटेक्स, सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कोर्ड मेरे साथ पढ़ा है या आपने भी कहीं पढ़ा है, तो तुरंत देखेंगे कि हाँ कहीं ना कहीं रिलेशन की गलती थी। चलिए बेटा नेक्स्ट, जल्दी से बताएंगे। 7वां क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ, इट इज मी हु इज ऑलवेज रेडी टू बैकअप यू, यानी कि आपको सपोर्ट, बैकअप का मतलब है सपोर्ट करना, यू इन योर थिक एंड थिन, थिक एंड थिन का मतलब है सुख और दुख में, थिक एंड थिन का मतलब है सुख और दुख में। जल्दी से बताइएगा, ज्यादा समय नहीं लीजिएगा। थिक एंड थिन का मतलब होता है सुख दुख। इट इज मी हु इज ऑलवेज रेडी टू बैकअप, यानी कि आपको सपोर्ट करने के क्रम में, इट इज मी हु इज ऑलवेज रेडी टू बैकअप। याद करो बेटा बड़े ध्यान से, बी की कोई भी फॉर्म हो, यहाँ पे इज आ गया तो इसके बाद ये मी हो सकता है क्या, बिल्कुल नहीं। आप कहोगे सर नहीं सर, यहाँ पे तो आई आएगा, राइट, वाक्य बनेगा इट इज आई, अब हु से पहले क्या है, आई, तो यहाँ पे इज कहां से आ जाएगा, क्या आएगा, एम आएगा। इट इज आई हु एम ऑलवेज रेडी टू बैकअप यू इन योर थिक एंड थिन। शाबाश, बहुत अच्छे अक्षय फौजदार, तरुण बहुत अच्छे बेटा, बहुत बढ़िया। सिर्फ आई नहीं, एम भी तो आएगा, दो चीजें हैं ना बेटा वहां पे, दो चीजें हैं बेटा, बिल्कुल। हाँ सब्जेक्टिव केस, सही असलम, वेरी गुड बेटा, शुभम बहुत अच्छे। इट इज आई हु एम रेडी टू बैकअप यू इन योर थिक एंड थिन, पॉजिटिव एंड नेगेटिव में। चलिए 8वां आपके सामने, आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड विद वॉट लाइफ हैज, आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड विद वॉट लाइफ हैज गिवन मी, बट आई मस्ट डू समथिंग फॉर द बेटरमेंट ऑफ पुअर। दिमाग लगेगा इस क्वेश्चन को करने में, थोड़ा सा समय ज्यादा दे भी दूंगा तो कोई अन्याय नहीं है, लीजिए जल्दी से, शाबाश, बहुत अच्छे जितेंद्र, जवाब दो बेटा, जवाब दो, सारे जवाब दो। थोड़ा दिमाग लगाना, थोड़ा दिमाग लगेगा, पर आप थोड़ा सा भी ध्यान दोगे तो हो जाएगा। मैं बहुत ज्यादा खुश हूं विद वॉट लाइफ हैज गिवन मी, जो जिंदगी ने मुझे दिया है, बट आई मस्ट डू समथिंग फॉर द बेटरमेंट, माने भलाई, और मैं अंदाजा दे भी देता हूं, मुझे गरीबों की भलाई के लिए, गरीबों की भलाई के लिए कुछ ना कुछ करना ही चाहिए। बट मी गलती से भी नहीं असलम, ऐसा नहीं है कि बट मी आएगा, क्योंकि बेटा दोनों तरफ वर्ब है, हैज गिवन एक वर्ब है बट से पहले, और आई मस्ट डू ये भी तो एक वर्ब है, तो दोनों तरफ अगर वर्ब आ रही है तो फिर बट कोई प्रेपोजिशन थोड़ी है बेटा, राइट, बट प्रेपोजिशन नहीं है, आई का आई रहेगा। गरीबों की मैंने अंदाजा दिया था, तो पुअर नहीं होगा बेटा, जब दुनिया के सारे गरीबों की मैं बात करूंगा तो पुअर होगा या द पुअर होगा, बारीक चीजें। अगर मैं कहूं हेल्प पुअर, तो पुअर तो खराब होता है, हेल्प पुअर नहीं, हेल्प द पुअर, और द लगने से इसका मतलब दुनिया में जितने भी हैं वो सारे के सारे, तो द पुअर होगा बेटा, शाबाश, द पुअर, द पुअर, वेरी गुड। जो जो द पुअर कह रहे हैं, डॉली, अजय, दीपक चाहर, डी द पुअर आएगा बेटा, राइट, शाबाश, द पुअर, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलो 9वें पे आ जाओ, 9वां जल्दी से जवाब दे दो बेटा। अ 5-man इंक्वायरी कमेटी वॉज अपॉइंटेड, इवन एन ऑर्डिनरी मील, है ये क्या हुआ, इवन एन ऑर्डिनरी मील, कहीं ना कहीं मिसप्रिंट हुआ है। चलो इसको मैं कुछ ना कुछ ऐड कर देता हूं, पर एरर इतने में ही है, ये भी बता दूं। अ 5-man इंक्वायरी कमेटी वॉज अपॉइंटेड फॉर द केस, ऐसे कुछ लिख दिया मैंने सी पार्ट में, ठीक है भाई, मैंने चेंज कर दिया, राइट। तो थोड़ा सा भी अगर आप ध्यान लगाओगे बेटा, जिस भी बच्चे ने एडजेक्टिव का चैप्टर अच्छे से पढ़ा हो, मुझसे या किसी भी शिक्षक से पढ़ा हो, किसी भी रिस्पेक्टेड टीचर से पढ़ा हो अपने, राइट, तो साफ बताया गया होगा बेटा कि यहाँ पे जो 5 men है, MEN नहीं होगा, यहाँ पे MAN होगा। क्यों, क्योंकि एडजेक्टिव्स कैन नेवर बी प्लूरल, एडजेक्टिव जो है वो कभी प्लूरल नहीं हो सकता। क्या है, इंक्वायरी कमेटी है, कैसी है, 5 men, जैसे मैंने कहा कि अ 5 feet लॉन्ग स्नेक, क्या है, सांप है, तो ये चीज का नाम है, तो ये विशेषता, और विशेषता कभी एक से ज्यादा नहीं होती बेटा, फीट नहीं आएगा, फुट आएगा। यही कारण है कि जब आप बोलते हो लिप्स स्टिक, तो लिप्स स्टिक नहीं बोलते बेटा, क्या है, स्टिक है, ये चीज का नाम है, और ये विशेषता है, विशेषता कभी प्लूरल नहीं होती, इसलिए लिखा होता है लिपस्टिक, लिप्स स्टिक नहीं होता। कभी देखो ईयर्स रिंग्स नहीं होता बेटा, हमेशा होता है क्या,
ईयर रिंग्स। क्यों? क्योंकि ईयर यहाँ पे विशेषता की तरह काम करता है। एडजेक्टिव जब होगा तब होगा, और अगर आपका हो चुका है तो आपको तुरंत याद आएगा कि हाँ, एडजेक्टिव कैन नेवर बी प्लूरल, तो यहाँ पे MEN नहीं होगा बेटा, MAN होगा। लेट्स मूव नाउ, राइट। एक बार अगर जब आप अगली बार करो, अगली बार देखो तो उसे रिवाइंड करके दोबारा देख लेना, राइट। क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, अगली बार देखो, कुछ नोट करने में रह गया हो होल्ड करके देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। शाबाश, आगे आ जाओ। वी शैल नॉट ओनली बिल्ट, नॉट ओनली बट ऑल्सो, जब कंजक्शन कराई गई तो बताया गया सेम चीजों को रिलेट करते हैं बेटा। अब ध्यान से देखना, जब सेम चीजें लेते हैं, राइट, ये सेम चीजें लेते हैं, तो बट ऑल्सो के बाद तो एक चीज का नाम है, कॉलेज क्या है, एक चीज का नाम है, राइट। कॉलेज एक चीज का नाम है, पर बिल्ड तो एक काम है, बनाना तो एक काम है। तो जब उसके बाद एक नाम है तो यहां भी एक नाम होना चाहिए। और एरर हमेशा जब ये, और ये ऐसा केस कहां पे होता है, ईदर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो और बोथ एंड, ये चार ही पेयर ऐसे हैं, राइट, जो सेम चीज लेते हैं। अगर बट ऑल्सो के बाद एक क्या है, नाम, तो बेटा आगे भी नाम ही होना चाहिए। अगर कोई पूछे एरर कौन से पार्ट में, तो ए पार्ट में। क्यों? क्योंकि पीछे अगर जो चीज है वही आगे भी चीज होनी चाहिए। तो ए पार्ट में अगर मैं ठीक करके लिखना चाहूं तो वाक्य को मैं कुछ ऐसे लिख दूंगा, वी शैल, और बिल्ड को मैं आगे ले लूंगा, जो काम है वो आगे आ गया। वी शैल बिल्ड not only a hotel but also a college, but also a college। अब बट ऑल्सो के बाद एक चीज का नाम है, कॉलेज एक चीज का नाम है, और होटल भी एक चीज का नाम है। एरर कौन से पार्ट में? हमेशा पहले वाले पार्ट में बताई जाती है, राइट। अगर नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, और जिनका हो चुका है वो क्लियर सर जरूर कर दिया करें, ताकि जिनका नहीं हुआ होगा उनको ये पता लग जाए कि हाँ, हमारे बैच में भी आएगा, जो बच्चे अब पढ़ रहे हैं उनके बैच में आएगा, राइट। शाबाश, बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 11 नंबर। दिमाग लगेगा थोड़ा सा, पर लगाना जरूर। देखते हैं, ये बात मैं बार बार बताता हूं बैच में, और आपको भी आपके शिक्षक जिनसे भी पढ़ा, राइट, उन्होंने जरूर बताया होगा कि जब भी दो व्यक्ति और दो कंपैरिजन होते हैं तो कंपैरिजन हमेशा पूरे होने चाहिए। अगर कंपैरिजन अधूरा हो, ये अधूरे कंपैरिजन का क्वेश्चन है बेटा। और एडजेक्टिव में ये क्वेश्चन बनता है कि कंपैरिजन 5 तरीके से, आपको जरूर कराया गया होगा आपकी क्लास में कि कंपैरिजन हमेशा 5 तरीके से होता है, छठा कोई कंपैरिजन बना नहीं है। दो व्यक्ति एक कंपैरिजन, राइट, दो व्यक्ति दो कंपैरिजन, एक ही व्यक्ति दो कंपैरिजन, एक व्यक्ति सेम ग्रुप से कंपैरिजन, और एक व्यक्ति उसका डिफरेंट ग्रुप से कंपैरिजन। 5 ही तरीके की दुनिया में कंपैरिजन बने हैं, उसमें से ये जो है, ये है दो व्यक्ति और दो कंपैरिजन। यू और ही के बारे में दो बातें कही जा रही हैं। एक में तो मोर के साथ देन लगा दिया, ये कंप्लीट हो गया। पर याद करो, जब कंपैरिजन होता है एज के साथ तो एज लगेगा ना, या फिर सो होता तो भी तो एज लगता। एज एज का मतलब होता है बराबर, राइट। एज एज का मतलब होता है उतना ही जितना के। यू सिंग एज स्वीटली इफ नॉट मोर। दो कंपैरिजन अगर दो बातें कर रहे हो बेटा, मोर के साथ तो आपने देन लगा दिया, पर देखो यहाँ पे ए पार्ट में इससे पहले वो एज खा गया, एज स्वीटली। यू सिंग एज स्वीटली, क्या आपको नहीं लगता कि ये पूरा तब होगा जब यहां पे क्या लग जाए, एज, यानी कि इक्वल। यू सिंग एज स्वीटली एज, आप उतना ही मीठा गाते हो, इफ नॉट मोर स्वीटली देन ही, इफ नॉट मोर स्वीटली देन ही। तो बेटा अगर कंपैरिजन पूरा करना है तो हमें एज के साथ एज सप्लाई करना पड़ेगा, वो एज को खा गया, वही उसका आंसर है। ये आपके क्वेश्चंस हुए बेटा आज के, राइट। एक बार रिवीजन लेंगे, रिपीटिशन लेंगे डेफिनेटली। और हमेशा याद रखना बेटा, हमेशा याद रखना, अगर जीवन में डिसाइड करना पड़े कि किस चीज पर काम करना है, तो गति से ज्यादा काम नियंत्रण पर करना। मैं फिर बोलूंगा, गति से ज्यादा काम आपको बेटा नियंत्रण पर करना है। गति से ज्यादा काम नियंत्रण पर क्यों करना है? क्योंकि बेटा स्पीड में नहीं जाना, क्योंकि मानव मन ऑलरेडी बेटा इसकी जो गति है वो हवा से भी तेज है। तो ज्यादा गति पे नहीं काम करना है, हमें ब्रेक्स पे काम करना है। कई बार क्या होता है कि मन की गति इतनी ज्यादा हो गई कि बस ब्रेक ही नहीं लग रहे, क्रोध में, आवेश में, जेलसी में, डर में व्यक्ति की गति इतनी हो जाती है कई बार कि व्यक्ति आत्महत्या तक कर लेता है। बेटा मन को गति नहीं पकड़ानी है, गति तो इसकी अपने से बहुत इतनी ज्यादा कि दुर्गति करके रखता है। आप खाली बैठ के देख लो, इतनी गति करेगा, हाय मेरा क्या होगा। बेटा नियंत्रण, जब ब्रेक लगाने हैं उन इमोशंस को, बस ब्रेक लगाना है। तो गति पे बिल्कुल काम नहीं करना जीवन में, गति तो रहती है और मन कभी नहीं रुकेगा बेटा। इवन कहते हैं कि शरीर चला जाएगा पर मन की गति तो भी कंटिन्यू रहेगी, कि और अगले तन में ये मन जरूर आ जाएगा। तो मन की गति कंट्रोल करने की कोशिश ना करें, क्योंकि मन की गति पहले ही तेज है, हमें डेफिनेटली उसे नियंत्रित करना है। यानी कि एक बेहतरीन इंजन लेकर हम पैदा हुए हैं मन के रूप में, बस उसे बेहतरीन ब्रेक्स के माध्यम से, बेहतरीन कर्मों के माध्यम से उसे सही दिशा देनी है। इस बात का हमेशा ध्यान रखना है। तो चलिए यहां से आगे दिशा देते हैं, एक बार रिवीजन लेते हैं बेहतरीन तरीके से। आइए बेटा एक बार फिर थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, स्पीड में हमने किया, थोड़ा सा ब्रेक लेके देखते हैं, थोड़ा सा नियंत्रित करके देखते हैं अपनी ऊर्जा को, कि वाकई में जो हमने समय दिया अभी अभी वो वाकई में
देने लायक था या नहीं देने लायक था? देखते हैं। अब देखिएगा, जल्दी से जवाब दीजिएगा बेटा। फॉर सच ए ब्लैंक टास्क देयर शुड बी सम स्पेशल टास्क फोर्स। बताइए, ये सारे के सारे वर्ड्स याद आ रहे हैं बेटा, जो भी शुरू से लेकर आखिर तक बने रहे, जो बीच में सेशन छोड़ के भाग जाते हैं उनके तो कहने ही क्या बेटा, ये तो भगोड़ा प्रवृत्ति तो कुछ हो ही नहीं सकती बेटा, राइट? हमेशा याद रखना, इसका कुछ भगोड़ा का भगवान भी साथ नहीं देता। जो बीच में छोड़ के भाग गए, सेशन में आए और फिर भाग लिए, फिर आए फिर भाग लिए, अरे भाई आए हो तो कम से कम टिके रहो, राइट? आ जाओ, बिल्कुल सही, तो जवाब आ जाएगा जाइगेंटिक, राइट? आ जाओ बेटा। His blank attitude is the root cause of most of his problems. Inflexible, positive, incapable या innovative, right? बहुत अच्छे, तो आपने जवाब दिया। Only 2 questions of the sentence making were solved wrong today. Okay, very good, बहुत अच्छे जितेंद्र, good result, नाइस। और एक दूसरे को देखो कैसे सपोर्ट करते हैं, इसलिए हमने तुरंत उसको हैंड्स अप किया। यही होता है बेटा टीम स्पिरिट, वेरी गुड, बहुत अच्छे, राइट? सो हिज एटीट्यूड कैसा? इनफ्लेक्सिबल। इनकेपेबल क्यों नहीं होगा ये आप जानते हो, राइट? इफ यू ब्लैंक योर सेल्फ विद कल्चर, क्या होगा आंसर? तुरंत आएगा आपके दिमाग में कि सर अगर यहाँ पे इंजॉय लाइफ देयर होगा तो, और विद भी है तो इन फेमिलियर होगा, इम्बाइब और इनकालकेट तो मन में ढालना होता है। शाबाश, बहुत अच्छे। नेक्स्ट बेटा, वंस रेमोस्ट्रेशन, और रेमोस्ट्रेशन करते ही दिमाग में क्लिक अब क्या आ रहा है? जो बच्चे टिके हुए थे शुरू से लेकर आखिर तक, उन्हें पता है सर आंसर आएगा प्रोटेस्ट। चलिए इसमें आ जाओ। इट अपीयर्स टू मैनी दैट यूएस वॉर और टेररिज्म पोर्टेंट्स, पोर्टेंट माने अंदाजा लगाना, स्ट्रॉ इन द विंड, राइट? बहुत अच्छे, तो डेफिनेटली इसका मतलब बोर्ड्स होगा, बोर्ड का भी मतलब अंदाजा लगाने से है। चलिए, हिज पार्टनर्स फेल्ट दैट इट वाज वाइबल बिजनेस प्रपोजिशन, प्रपोजिशन का मतलब और कुछ नहीं है, प्रपोजल से ही है, राइट? कि वाइबल बिजनेस प्रपोजिशन है। तो एनविएबल, इनएनविएबल, इनवॉयबल या इम्प्रैक्टिबल, इम्प्रैक्टिकेबल। तो एनविएबल और एनविएबल तो हमने पढ़ ही लिया था, तो आंसर हमारा डेफिनेटली वाइबल का मतलब प्रैक्टिकल है, तो इम्प्रैक्टिकेबल। चलो आ जाओ। द यूजुअल एडुलेशन ऑफ ऑफिसर्स मस्ट एंड। अब देखो कॉन्फिडेंस आ रहा है बेटा, जब हम दोबारा कर रहे हैं तो यू आर गेनिंग कॉन्फिडेंस, और प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, रिपीटिशन इज द मदर ऑफ मेमोरी। दोबारा से 3 बार से 4 बार से करना बहुत जरूरी है। तो एडुलेशन का मतलब चापलूसी होता है, तो कंडेमनेशन का मतलब कमियां निकालना। आ जाओ बेटा। इम्पेचुअस का मतलब जल्दबाजी होता है, बेचैनी वाला होता है, तो पोइज्ड माने शांति वाला होता है। बाकी सारे वर्ड्स नेगेटिव, एकमात्र ये पॉजिटिव है। एट सी का मतलब क्या होता है? दिमाग में लेके आओ, जवाब दिया करो। अब देखो दिमाग जवाब दे रहा है क्या? जवाब देगा, डेफिनेटली देगा, क्योंकि उसे हमने ब्रेक लगा के सिखाया है। गति नहीं दी, क्योंकि गति में दुर्गति है, क्योंकि गति तो पहले से ही है उसकी, हमने उसको नियंत्रित किया। एट सी का मतलब कंफ्यूज्ड है। स्ट्रॉ इन द विंड, इसका मतलब किस चीज का अंदाजा लगाया जा रहा है। शाबाश, आ जाओ। इस वाले में बताओ जल्दी से। क्रिमिनल यील्डेड, आपने कहा सर 4 की जगह 2 आएगा, वेरी गुड। हिज नेम वाज सिनोनिम, वाज अ सिनोनिम, आपने कहा सर 2 आएगा, वेरी गुड, बहुत अच्छे। द राइडर मेड हिज हॉर्स, कह रहे सर इसमें से 2 हट जाएगा, ऊपर 2 आएगा, इसमें से हटेगा, राइट? तो मेड आ गया तो डेफिनेटली बेस फॉर्म लेगा, 2 रन नहीं होगा, रन होगा। शी हैज प्रोमिस्ड मी दैट शी विल नॉट गो बैक टू हर होम अंटिल, के बाद विल भी गया, नॉट भी गया, क्योंकि स्टेटमेंट एक स्टेप पीछे आती है, बताया गया होगा आपको भी क्लास में। तो ना विल आएगा ना नॉट आएगा, क्योंकि अंटिल में पहले से ही नॉट है। देयर इज नन, हु नहीं आएगा, दैट आएगा। नेक्स्ट, द किड्स पोएम्स हु, राइट? तो पोएम्स के लिए ना तो हु लगा सकते, पर पीछे वाला वाक्य व्यक्ति के लिए, तो हम इसको पलट देंगे, द पोएम्स ऑफ किड्स लिख देंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इट इज मी नहीं होगा, क्या होगा? इट इज आई हु, और यहाँ पे इसकी जगह एम आ जाएगा। नेक्स्ट बेटा, I am very much satisfied with what life has given me, but I must do something for the betterment, माने भलाई of the poor होगा, poor नहीं होगा। अब 5 MEN की जगह MAN होगा, क्योंकि adjectives can never be plural बेटा। शाबाश। We shall not only build a hotel but also a college, तो आ जाएगा क्या? We shall build not only a hotel but also a college. You sing as sweetly as if not more sweetly than he। तो अब आपकी बारी बेटा, जल्दी से बताइए, आपके कमेंट्स में 1 मिनट लूंगा, जल्दी से बताइए सेशंस कैसे हैं, कैसे लग रहे हैं, और आपके कमेंट्स डेफिनेटली दे आर वेरी वाइबल फॉर मी। वाइबल का मतलब दे आर वेरी प्रैक्टिकल फॉर मी, व्यवहारिक फॉर मी। कि मैंने 1 घंटा खड़ा होकर अगर आपके साथ यहाँ बोला, तो क्या वो 1 घंटा बोलना व्यवहारिक भी था, या फिर ऐसे ही बोलता चला गया और आपने ध्यान नहीं दिया, राइट? सो अजय सर योर सेशन हैव लेफ्ट एन इनडेलिबल मार्क ऑन माई लाइफ। थैंक यू अजय, थैंक यू असलम, थैंक यू तनु फौजदार, शिल्पा यादव, दीपक चाहर, आप ही सारे बच्चों की लगन और ये थम्स अप और ये प्रणाम और ये आदर और ये सत्कार, दिस इज द रियल अर्निंग ऑफ अ शिक्षक, ऑफ अ टीचर बेटा, राइट? सो थैंक यू, थैंक्स अ लॉट डॉली सिंह, शिल्पा यादव, तनु फौजदार, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। तनु कहती है कि सर यू आर ग्रेट। बेटा मेरी ग्रेटनेस यही है कि आपको ग्रेट तरीके से पढ़ाता चला जाऊं, ऊर्जा को बस आपकी सफलता की तरफ बहाता चला जाऊं। कल फिर सेम जगह सेम टाइम आपसे मुलाकात होगी कुछ और बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ।
और याद रखिएगा, नियंत्रण पर काम करना है, गति तो मन की पहले ही बहुत है बेटा। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, गुड नाइट, टेक केयर, स्वीट ड्रीम्स, stay happy, stay blessed, stay creative, and keep it up. Thank you, thanks a lot.